गुड आफ्टरनून क्लास। लास्ट टॉपिक हम कर रहे थे ओम्स लॉ, ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा था V इज इक्वल टू आई आर। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे 12.2 एक्टिविटी, जिससे हमें ये पता चलता है, हम ये देखते हैं कि हमने एक सर्किट तैयार करा जिसमें बैटरी की मीटर और एक स्पेस छोड़ा एक्स वाई। यहाँ पे हमने तीन चीज़ें जोड़ी। नंबर 1 नाइक्रोम वायर, फिर हमने उसकी हेल्प से जब हमने यहाँ नाइक्रोम वायर लगाया, सर्किट ऑन करा, मीटर में रीडिंग आई I1। फिर हमने इसको हटा के इसकी जगह लगाया 10 वाट का बल्ब, रीडिंग आ गई I2। फिर हमने लगाया तीसरा टॉर्च बल्ब, तीनों में रीडिंग अलग अलग आई, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, ये एक्टिविटी आप पढ़िए, यही लिखा है कि सबसे पहले हमने नाइक्रोम वायर लिया I1, उसके बाद हमने टॉर्च बल्ब लिया I2, उसके बाद 110 वाट का बल्ब लिया I3। तो आप क्या देखते हो, सर्टेन कंपोनेंट्स ऑफर एन ईजी पाथ टू फ्लो इलेक्ट्रिक करंट वाइल द अदर रेसिस्ट द फ्लो। कि सब में जो डिपेंड करता है, जो करंट होता है वो डिपेंड करता है प्योरली रेसिस्टेंस पर, ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यहीं से हमको ये पता चलता है। एक और प्रैक्टिकल हम करते हैं, क्या, द फैक्टर्स ऑन विच द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स। किन फैक्टर्स पर जो कंडक्टर का रेसिस्टेंस है वो डिपेंड करता है। देखिए पहले क्या होता है कि हमने एक प्रैक्टिकल करा है, सर्किट तैयार करा, बैटरी, अमीटर लगाया। आप सोच रहे हैं हम बार बार अमीटर क्यों लगाते हैं? अमीटर हम इसलिए लगाते हैं टू फाइंड आउट द रीडिंग ऑफ द करंट, ठीक है। सबसे पहली कंडीशन ली हमने, नंबर 1 पे हमने एक नाइक्रोम का वायर लिया जिसकी लेंथ L है, ठीक है। जब हमने इसे L लेंथ के नाइक्रोम के वायर को लगाया, सर्किट ऑन करा, रीडिंग नोट की, उसके बाद हमने इस लेंथ को डबल कर दिया, ठीक है। तीसरी कंडीशन हमने ली, नाइक्रोम का ही वायर है बट हमने इसका एरिया डबल कर दिया। देखो यहाँ पे एक वर्ड आएगा क्रॉस सेक्शन एरिया। तो क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है, जैसे ये वायर है और इसका जो ये कॉर्नर होता है, जो सर्कल कॉर्नर होता है, इसके एरिया को क्रॉस सेक्शन एरिया कहते हैं, ठीक है। फोर्थ कंडीशन में हमने क्या करा, अब हमने लेंथ सेम रहने दी है, एरिया भी फर्स्ट कंडीशन वाला सेम है, बट वी चेंज द मटेरियल, वी टुक हेयर द कॉपर वायर, ठीक है। यहाँ पे हमने कॉपर का वायर लिया। तो आप देखोगे इसमें कंडीशन में चेंजेस क्या क्या आते हैं। देखिए मैंने क्या लिखा, नंबर 1 L लिया, नंबर 2 2L कर दिया, नंबर 3 थिक वायर विद द सेम एरिया इंक्रीज़ कर दिया। चौथी कंडीशन क्या थी, कॉपर का वायर लिया, बस उसमें लेंथ और एरिया सेम लिया बट कॉपर का वायर कर दिया, ठीक है। तो इसमें हम, आप देखो रिज़ल्ट क्या आया। सबसे पहले जब हमारा L लेंथ का था, हमारी रीडिंग आई I1। जब हमने लेंथ को डबल कर दिया, ठीक है, तो इसके लिए आप पहले ये चीज़ पढ़िए, मैंने क्या लिखा है कि जो रेसिस्टेंस है वो नंबर 1 डिपेंड करता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। नंबर 2 रेसिस्टेंस जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/, एरिया, ठीक है। रेसिस्टेंस जो है वो नेचर ऑफ द मटेरियल पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। अब देखो हमने लेंथ को क्या करा, डबल, लेंथ को हमने क्या कर दिया 2L। तो हमारा रेसिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो रेसिस्टेंस भी 2L हो जाएगा। मगर हमने पीछे ओम्स लॉ पढ़ा था तो उसमें क्या आया था, R इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू I। यानी अगर हमारा रेसिस्टेंस यहाँ R1 R है, R2 2R है, तो हमारा करंट कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि रेसिस्टेंस दुगना हो गया तो करंट हाफ हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ, एरिया हमने डबल करा, इसके एरिया से हमने डबल करा, एरिया अगर हमने डबल कर दिया तो रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है। और अगर हमारा रेसिस्टेंस हाफ हो जाएगा तो हमारा करंट दुगना हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों इन्वर्स प्रोपोर्शन है, ठीक है। आपको मेन ये है कि आपको ये रिलेशन याद करना है कि रेसिस्टेंस और करंट आपस में इन्वर्स प्रोपोर्शन में होते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? यही लिखा है आपकी बुक में, आप देखिए, अ मीटर रीडिंग डिक्रीजेस टू 1/2 व्हेन द लेंथ ऑफ द वायर इज डबल्ड, ठीक है। तीसरा, इंक्रीज्ड व्हेन द थिकर वायर ऑफ द सेम मटेरियल एंड द सेम लेंथ इज़ यूज्ड। जब हमने एरिया बढ़ाया तो हमारा क्या हुआ, जब हमने एरिया को दुगना कर दिया तो करंट भी दुगना हो गया, क्योंकि हमारा रेसिस्टेंस आधा हो गया, ठीक है। और जो हमारा मटेरियल है, मटेरियल की वजह से भी हमारा मीटर की रीडिंग चेंज हो गई, क्योंकि मटेरियल चेंज हो गया। तो यहाँ से हमारा एक फॉर्मूला आया, क्या, हमने क्या करा, नंबर 1 ये, नंबर 2 ये, इन दोनों को एक साथ ले आए,
तो क्या लिखा, R इज़ प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A, ठीक है। तो R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या वैल्यू हुई कि R क्या हो गया, रेसिस्टेंस, L क्या हो गया, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एरिया क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर, एंड व्हाट इज़ रो, इसको कहते हैं रो, दिस इज़ कॉल्ड रेसिस्टिविटी एंड इट इज़ ऑलवेज कांस्टेंट। देखो रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी में क्या अंतर होता है, रेसिस्टेंस चेंज हो सकता है विद गिवन टेम्परेचर। आप किसी भी कंडक्टर का उसमें ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करो, उसको गर्म करो, तो वी कैन चेंज द रेसिस्टेंस, बट रेसिस्टिविटी ऑफ एनी मटेरियल इज़ ऑलवेज फिक्स्ड। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, वेयर रो इज़ ए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड इट इज़ कॉल्ड द इलेक्ट्रिक रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। अब आ जाइए इसकी SI यूनिट हम कैसे निकालेंगे। देखो अगर मैं रो को इधर रखना चाहूँ तो मैं क्या करूँगी, R इंटू A अपॉन L। R क्या है, ओम, A क्या है, मीटर इंटू मीटर, एरिया है, और L क्या है, मीटर, मीटर से मीटर कट गया तो रो की वैल्यू क्या आई, ओम मीटर, ठीक है। अब आप यहाँ पढ़िए क्या लिखा है, फिक्स होता है, द मेटल्स एंड द एलॉय हैव वेरी लो रेसिस्टिविटी इन द रेंज ऑफ 10 की पावर -8 ओम टू 10 की पावर -6 ओम, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी जिसकी रेसिस्टिविटी जितनी कम होगी वो उतना ही अच्छा कंडक्टर होगा, ठीक है। इंसुलेटर लाइक रबड़ एंड ग्लास हैव रेसिस्टिविटी इन ऑर्डर टू 10 की पावर 12 टू 10 की पावर 17 ओम, ठीक है। रबड़ और ग्लास की रेसिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए ये कभी भी कंडक्टर नहीं होते। दूसरी चीज़, जो एलॉय होते हैं, एलॉय डू नॉट ऑक्सीडाइज, जो एलॉय होते हैं इन that resistivity of an alloy is generally higher than that of its constituent metal। देखो एलॉय क्या होते हैं, एलॉय इज़ अ मिक्सचर जो किसी मेटल या नॉन मेटल को मिला के बनता है या मेटल को मिला के बनता है। तो जो एलॉय की रेसिस्टिविटी होती है वो उस जिस मेटल से वो बने हुए होते हैं उससे ज़्यादा होती है। एलॉय कहाँ पर यूज़ करते हैं हम, बहुत सारी डिवाइसेस में यूज़ करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक आयरन, टोस्टर, बल्ब में टंगस्टन यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इनकी रेसिस्टिविटी भी बहुत ज़्यादा होती है और थोड़ी सी मतलब कंपैरेटिवली मेटल से ज़्यादा होती है, जिस मेटल के ये बने हुए होते हैं, ठीक है, मगर नॉन मेटल से कम होते हैं, इसलिए हम इनको भी कंडक्टर की तरह एज ए यूज़ कर सकते हैं। ये चार्ट आपको याद नहीं करना है, बट अगर आपको न्यूमेरिकल्स आते हैं तो उससे फिर मैच करने को देखने मिलता है। जैसे आप ये न्यूमेरिकल पढ़ के देखिए, इसमें क्या दे रखा है, हाउ मच करंट विल बी ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम 220 वोल्ट, क्या दे रखा है, वोल्ट, रेसिस्टेंस इतने फिलामेंट इतना ओम रेसिस्टेंस दे रखा है। हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल ड्रॉ फ्रॉम 220 वोल्ट, यानी करंट कितना ड्रॉ करना है, तो I इज इक्वल टू V अपॉन R। देखो इस यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है, जिसका रेजिस्टेंस 1200 ओम है उसका करंट कितना कम आया है, 0.18 एम्पियर, मगर दूसरा इन्होंने क्या लगाया है, इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ 220 ओम जिसका रेसिस्टेंस कितना है, मात्र 100 ओम, और इसके करंट जब हमने I इज इक्वल टू V अपॉन R लगाया है तो करंट कितना है, 2.2। तो यहाँ से हमें क्या दिख रहा है, जिसका रेसिस्टेंस ज़्यादा उसकी करंट की वैल्यू कम, जिसका रेसिस्टेंस बहुत कम उसकी करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा, ठीक है। समझ में आ गया, क्या पता चलता है इससे, जो बल्ब है बल्ब में करंट बहुत कम चाहिए, जबकि जो हमारा हीटर है उसके को चलाने के लिए हमें करंट बहुत ज़्यादा चाहिए, ठीक है। आप ये 2 और 3rd क्वेश्चन करके देखिए, 4th क्वेश्चन, और इन क्वेश्चंस को भी करने की कोशिश कीजिए। इट्स वेरी इजी, ऐसा नहीं है कुछ भी कि ये क्वेश्चन बहुत टफ है, आप इन पे थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए, पीछे के क्वेश्चन करिए, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो फिर आप मुझे ग्रुप पे या मुझे बताइए कि हमसे ये न्यूमेरिकल नहीं हो रहे हैं। थैंक यू क्लास।